हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। माय नेम इज़ अंकुश शर्मा। हम कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे थे। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। जो लास्ट हमने स्टार्ट किया था वो लेबर कॉस्ट से रिलेटेड किया था। तो लास्ट टाइम लेबर कॉस्ट से रिलेटेड जो मेनली प्रोडक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो लेबर ही होता है। तो लेबर को अगर हम एफिशिएंटली मैनेज कर लें और उसकी कॉस्टिंग, जितना भी हम उसको कॉस्ट दे रहे हैं उस हिसाब से उसकी एफिशिएंसी जो है हमें प्रॉपर मिल जाए, एफिशिएंसी बेटर मिल जाए, है ना। और 100% मिल जाए, 80% मिल जाए, 120% भी कई लोग एफिशिएंट होते हैं, इट में वेरी। तो अब इसके लिए क्या होता है, कुछ ऐसी स्कीम्स रखनी पड़ती हैं जिससे लेबर जो है मोटिवेट होके बेटर परफॉर्म करे। तो अगर हम 120% वाले को, 100 वाले को और 80% वाले को सेम ही वेजेस देंगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जो 120 एफिशिएंसी वाला बंदा है वो भी 80 पे आ जाएगा। तो इसलिए अलग अलग तरह के बोनस प्लान होते हैं, इंसेंटिव प्लान होते हैं इसके अंदर, और वो हमने डिस्कस भी किए थे। हैस्लेज किया था, है ना, मैरविक, ऐसे करके बहुत सारे प्लान्स हैं इसके अंदर लेबर कॉस्ट के अंदर कि उसको हमें किस तरह से बोनस देना चाहिए। उससे रिलेटेड जो है काफ़ी सारे आपके प्लान्स वगैरह इसके अंदर हैं। लास्ट टाइम भी हमने एमसीक्यूज किए थे, इससे रिलेटेड आज भी करेंगे। देखो, आइडियल टाइम ऑफ 5 आवर्स इज द टाइम अंडर विच, आइडियल टाइम 5 घंटे है मान लो, तो वो कैसा टाइम है जिसमें फुल वेजेस आर पेड टू द वर्कर्स। आइडल मतलब फ्री बैठा है वो, नो प्रोडक्टिविटी इज गिवन बाय वर्कर, ए या बी दोनों ठीक है, या नन ऑफ द अबव, ये आपको बताना है। तो आइडियल टाइम आपको ये समझना, आइडियल टाइम का मतलब यही है कि उस टाइम पे काम नहीं हुआ, बहुत सिंपल शब्दों में, है ना, काम नहीं हुआ तो ये तो ठीक है। नो प्रोडक्टिविटी इज गिवन बाय द वर्कर, उसमें आपको प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही है। बट अब आपको देखना है ये दूसरी बात, फुल वेजेस देते हैं क्या हम उस टाइम की। अब देखो, आपको समझने से आइडियल टाइम से रिलेटेड हम देखें तो आइडियल टाइम में क्या होता है। आइडियल टाइम तो अब ये भी है ना, सारा टाइम तो नहीं, वो 8 से 8 घंटे का अगर शिफ्ट है उसका तो सारा टाइम थोड़ा ना वो काम ही करता रहेगा, कुछ रेस्ट भी करेगा, चाय लंच, है ना, तो वो भी करेगा। तो अब उस टाइम का 8 घंटे के हम पैसे देते हैं, पर पूरे 8 घंटे थोड़ी ना वो काम करता है, बीच में ब्रेक हो सकता है, कोई 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का ब्रेक हो सकता है, हाफ एन आवर के ब्रेक्स हो सकते हैं, अलग अलग तरह के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन वर्क टू वर्क। तो यानी कि जो आइडियल टाइम है उसमें प्रोडक्टिविटी तो वर्कर नहीं दे रहा है, पर उसके पैसे हम दे रहे हैं, उसको वेजेस दे रहे हैं, उसको आइडियल टाइम बोलते हैं। यानी कि ए एंड बी बोथ आर राइट इन दिस केस, ठीक है। अब इफ स्टैंडर्ड टाइम इज 72 आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम जो है वो आपका 72 आवर्स है, देन व्हाट वुड बी द टाइम सेव्ड टू गेटिंग बोनस अंडर हेस्ले प्लान एंड रोहन प्लान, ठीक है। सेम बोनस, देखो इंपॉर्टेंट वर्ड है सेम बोनस। देखो बोनस तो दोनों प्लान्स में मिलता है, हेस्ले में भी मिलता है और रोहन में भी मिलता है, पर लास्ट टाइम अगर आपने लेक्चर लगाया था, लास्ट टाइम आपने ये एमसीक्यू सेशन लगाया था, तो उसमें हमने इससे रिलेटेड पॉइंट किया था कि हेस्ले और रोहन प्लान में कब सेम होता है आपका बोनस, कब जो है, और किस सिचुएशन में कौन सा प्लान बेटर होता है, ये चीज हमने की थी। उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। 72 आवर्स अगर स्टैंडर्ड टाइम है तो आपको बताना है टाइम सेव्ड, व्हाट शुड बी द टाइम सेव्ड कि सेम बोनस आए, चाहे हेस्ले प्लान हो चाहे रोहन प्लान हो। ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो आवर्स दिए हुए हैं 24 आवर्स, 36 आवर्स, 48 आवर्स, 18 आवर्स। तो आपको इसमें पता होना चाहिए, बहुत इजी है ये। अगर आप चाहते हैं कि सेम ही बोनस बने दोनों प्लान के अकॉर्डिंग, तो आपकी 50% एग्जैक्टली टाइम सेव्ड होना चाहिए। तो 72 आवर्स का 50% आप कर लो, कितना बनेगा 36 आवर्स। तो 36 आवर्स अगर आपका टाइम सेव्ड है तो इट मींस आपका हेस्ले प्लान और रोवन प्लान दोनों से जो है वो आंसर सेम आएगा। यू कैन कैलकुलेट बोथ। और इफ टाइम इज लेस देन 50% तो रोवन प्लान इज बेटर। तो अगर हम वापस ऑप्शंस पे जाएं, अगर 24 आवर्स है तो रोवन प्लान बेटर है, 48 आवर्स है तो इन दैट केस हेस्ले प्लान विल बी बेटर। तो ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, अगर आएगा इस चैप्टर में से तो इसके इस रोहन और हेस्ले में से
इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर टाइम सेव्ड 50% से ज़्यादा है तो हेस्ले प्लान से ज़्यादा बोनस बनेगा, और 50% है वो हम पहले ही कर चुके हैं, तो दोनों से आंसर जो है वो सेम आएगा अगर इन केस 50% आपका टाइम सेव्ड है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ एफिशिएंसी ऑफ वर्कर इज अबव 100% देन एज पर मेरविक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम ऑफ द वर्कर सिस्टम द वर्कर विल गेट। अगर एफिशिएंसी वर्कर की 100% से ज़्यादा है, इज अबव 100%, तो उसे इनमें से क्या मिलना चाहिए? नॉर्मल पीस रेट मिलना चाहिए, 110% ऑफ द नॉर्मल पीस रेट मिलना चाहिए, 120 ऑफ द पीस रेट मिलना चाहिए, ठीक है, या 150 ऑफ द नॉर्मल पीस रेट मिलना चाहिए। इनमें से क्या है जो उसके लिए बेस्ट है या ऑप्शन है मेरविक प्लान के अंदर? तो मेरविक प्लान अगर आपको मालूम है तो आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। अगर नहीं मालूम है तो अभी जब मैं बताऊंगा आपको तो पता लग जाएगा। कोई बहुत सिंपल सा ही प्लान है, इतना कोई टफ नहीं है। मालूम है तो आंसर बताओ, नहीं तो देखो बहुत इजी है। 83% याद रखना है आपने, 100% याद रखना है, और अबव 100, ये तीन चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो अगर 80% तक एफिशिएंसी है वर्कर की, ठीक है, तो इन दैट केस उसे नॉर्मल मिलेगा, नॉर्मल पीस रेट मिलेगा। और 83 से 100 है, यहां पे 83 से 100 है तो उसे 110% मिलेगा पीस रेट का। और अगर 100% से ऊपर है, जैसा क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे कि 100% से ऊपर है, तो ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा 120। वो उसका प्लान जो है वो उसमें बता रखा है, ठीक है। 83% तक नॉर्मल, इसके बीच में 110%, अबव 100 होगा तो ये तीन ही हैं इसमें रेट्स। तो 150% वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं इस प्लान में, तो पजल नहीं होना है इसमें, ठीक है। तो ये आपका था मेरविक प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अगर आपको मेरविक प्लान नहीं भी आता था तो आई थिंक अब पता लग गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है, इजी है। अब आ जाएं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, थोड़ा न्यूमेरिकल है, तो एक बार इसको ध्यान से पढ़ेंगे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो 12 आवर्स में 144 यूनिट्स हैं। एक्चुअल आउटपुट जो है वो वर्कर का 10 आवर में 150 यूनिट्स है। टाइम वेज जो देते हैं उसे 60 पर आवर देते हैं। टोटल अर्निंग बतानी है एमरसन्स बोनस प्लान्स के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, तो ट्राई करो जरा इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मुश्किल नहीं है इसमें कुछ भी। आपको ये देखना है सबसे पहले तो एफिशिएंसी चेक करनी है कितनी है, क्योंकि इस प्लान में भी एफिशिएंसी मतलब कितनी एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग ही बोनस उसे देंगे। तो एफिशिएंसी चेक करने का क्या तरीका है, देखो इस क्वेश्चन में तो कैसे चेक कर सकते हैं। 12 आवर्स में वो 144 यूनिट्स बनाता है, तो एक आवर में देख लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे 10 आवर्स के हिसाब से दिया हुआ है, तो आपको यूनिट वो तो सेम करने पड़ेगा ना यूनिट। तो 144 को 12 से डिवाइड कर दो, 150 को 10 से, तो आपका आ जाता है इस केस में आ जाएगा 12 और इस केस में आ जाएगा 15। तो ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि 100% से 10 घंटे में अगर वो काम करता है तो 100% से ऊपर की एफिशिएंसी उसकी है। ये तो क्लियरली क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी आप निकालना चाहो तो निकालोगे, तो एफिशिएंसी इसकी कि ये 12 है और वो 15 बना रहा है, उसके हिसाब से 125% एफिशिएंसी बनेगी, यानी कि 25% एक्स्ट्रा बनेगी, ठीक है। अब 25% एक्स्ट्रा लास्ट टाइम भी हमने किया था। अब इसमें क्या होता है, बेसिक वेज प्लस 20% एक बोनस मिलता है बेसिक वेज पे, जो भी बेसिक वेज है आपकी, ठीक है, 20% उस पे मिलता है। फिर जितना 100 से एक्स्ट्रा है ये 25, उसके ऊपर भी, ठीक है, जितना ये 100 से एक्स्ट्रा है उतना ही मिलेगा बेसिक वेजेस के ऊपर। जैसे मतलब अगर 10% एक्स्ट्रा होता तो 10% मिल जाता,
20% एक्स्ट्रा होता तो 20% मिल जाता। एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा है उसकी 100 से वो देखनी है, तो यहाँ पे 25% एक्स्ट्रा है, तो बेसिक वेजेस का 25% आ गया। अब बेसिक वेजेस में ध्यान रखनी है, उसने कितने घंटे काम किया है, 10 आवर्स, 12 आवर्स नहीं किया है, तो 10 इंटू 60 ये बेसिक वेजेस हो गई। अब फिर 20% ऑफ ये जो आएगा 600 प्लस 25% ऑफ 600। बेसिकली इसमें ये वाली टर्म जो है यही टफ है, पहली दो तो आसान है, तो इसमें ध्यान रखना जितनी 100 से ऊपर वो एफिशिएंसी है उसकी उतनी परसेंटेज मिल जाएगी उसको बेसिक के ऊपर। 1% फॉर 1% इंक्रीज इन एफिशिएंसी, जितना एफिशिएंसी बना रहा है, तो ऐसे करके बोनस बढ़ता रहेगा। तो 25% होगा तो 25% बन गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लोगे आप, तो इसमें यहां से आएगा 600, ये आएगा 120 और ये आएगा 150। तीन है, सॉल्व करोगे तो आप इतना आ जाएगा, लेकिन आप मतलब पहले से 600 आ जाएगा, दूसरे से आएगा 120, तीसरे से आएगा 150। तो इन तीनों को आप ऐड कर दो, तो ये आपका आ गया 870, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऐसे करके कैलकुलेट करना है। ध्यान क्या रखना है इसमें, ध्यान आपका रहेगा इसमें इस चीज के ऊपर कि बेसिक वेज बोनस 20% ऑफ बेसिक वेज ये तो मिलना ही है, 1% फॉर 1% इंक्रीज इन एफिशिएंसी, तो यहाँ पे 25% इंक्रीज, 125% की एफिशिएंसी है, तो 100 125% का फर्क है, तो 25% फॉर ईच इंक्रीज, ठीक है। तो ये आपका ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा जो क्वेश्चन था रिगार्डिंग आपका दैट क्या नाम था प्लान का, एमरसन्स एफिशिएंसी बोनस प्लान, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ आइडियल टाइम ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, आइडियल टाइम किया था ना हमने स्टार्टिंग में, तो आइडियल टाइम मतलब प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही है पर वेजेस हम दे रहे हैं, वो आइडियल टाइम। अब कहता है आइडियल टाइम का रीजन क्या है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो अब ये जो फैक्टर है, अब इसको आपको ध्यान रखना है, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। अब मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है, मतलब पीछे से ही नहीं आ रहा, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, स्ट्राइक हो सकती है या इन पर्टिकुलर शॉर्टेज होगी, कभी तो पीछे इंडस्ट्री में, बोला आपका कोई कंट्रोल नहीं है उसमें, ठीक है। तो इस तरह की कोई चीज होती है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, ओवरहेड में डालना है, रिस्पेक्टिव जॉब्स में डालना है, मतलब चार्ज टू रिस्पेक्टिव जॉब, जो रिस्पेक्टिव जॉब मतलब जो काम कर रहे हो, जिस क्लाइंट का काम कर रहे हो उसमें डाल दें कॉस्ट, उसका इसका खर्चा जो पड़ेगा हमें, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं कॉस्टिंग का, उसमें डाल दें, या ओवरहेड कॉस्ट में डाल दें। कहाँ डालें, अगर ऐसा कोई खर्चा आ जाए जिसका प्रोडक्शन से रिलेटेड रिलेशन नहीं है ना, और जैसे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कोई स्ट्राइक हो गया, ऐसी कोई भी चीज़ हो गई, तो उसको आप क्या करते होते हैं, उसको देखो अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड होता तो ओवरहेड कॉस्ट में डाल देते, ठीक है। अब प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है तो इसमें डाल देंगे, चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज ये आपके कंट्रोल से बाहर की चीज़ आप कह सकते हो, है ना। अवेलेबल क्यों नहीं है, वो पीछे से अवेलेबल नहीं है, आपकी वजह से इंटरनली कोई डिले नहीं हो रहा है इसमें, तो इसका आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाएं, फिर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये इजी है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन देख के आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। ड्यूरिंग 48 आवर वीक श्री सोनू प्रोड्यूस्ड 2100 यूनिट्स, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज 2 मिनट्स। if he received wages for granted 48 hours per week, मतलब 48 hours की उसको वेजेस मिलती ही मिलती है, ग्रेंटेड है, उसको देनी है, एट द रेट 50 पर आवर। अब रोवन प्लान के अकॉर्डिंग बोनस बनाना है, तो पहले तो हमें रोवन प्लान पता होना चाहिए। अगर रोवन प्लान हमें पता है तो फिर बोनस तो निकल जाएगा। अब रोवन प्लान में क्या है, T इंटू आर, अब ये टी आर क्या है मैं आपको बताता हूं,
T इंटू R प्लस S माइनस टी अपॉन S इंटू टी इंटू आर, ये प्लान है। अब T क्या है इसमें, टाइम टेकन, कितना टाइम लगा जॉब करने में, ठीक है। और आपका S क्या है, S इज स्टैंडर्ड टाइम, जो स्टैंडर्ड टाइम आपको अलाउड है वो वाला स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। और फिर तीसरी चीज है आपकी रेट पर आर। तो टाइम टेकन जो है और स्टैंडर्ड टाइम जो है वो देखना पड़ेगा। अब टाइम टेकन तो क्या है, ड्यूरिंग 48 आवर्स, तो ये तो दिया हुआ है टाइम टेकन T 48 आवर्स दे रखा है। अब आपको निकालना है कि ये 2100 यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना होगा, ये निकालना पड़ेगा। तो कहता है जो स्टैंडर्ड टाइम ऐसे तो नहीं दिया, बट ये बताया कि एक यूनिट बनाने के लिए 2 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। तो हम निकाल लेते हैं, 2100 यूनिट्स को बनाना हो तो मिनट्स में तो इंटू 2 करके आपका टाइम आ जाएगा मिनट्स में, लेकिन उसको 60 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आवर्स में आ जाएगा। मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 30 और ये आ जाएगा आपका 70 आवर्स, ठीक है, 70 आवर्स आ जाएगा। अब 70 आवर्स आपका जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड टाइम, तो यहां 70 डल जाएगा। 48 आवर्स आपको पहले दे रखे हैं तो यहां हर जगह 48 डल जाएगा। ये टाइम टेकन पता ही है हमें 48 आवर्स इंटू रेट 50, यहां भी 48 आवर्स इंटू 50, मतलब बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है, फिर तो हो ही जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो इसको सॉल्व करोगे पहले वाले पोर्शन को तो 2400 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 70, तो ये आ जाएगा 22/48 इंटू 2400। फर्दर सॉल्व कर दो, ठीक है, इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, ये जो है ये आएगा 754 और ये 2400, ठीक है, 754 आएगा, ऐड कर दो तो आपका 3154 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। तो इजी है, ज्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है, सिंपल, ये अकाउंटेंसी में कुछ ज्यादा नहीं है, ये तो प्लान दे रखा है, मैथ्स लगाना है। मैथ्स तो आप क्वांट और वो सारी चीजें तो आप करते ही हैं, कर ही रहे हैं प्रैक्टिस में, है ना। तो सिंपल मैथमेटिक्स है, याद क्या रखना है बस ये प्लान, कि किस प्लान, रोहन प्लान में क्या बोला हुआ उन्होंने। तो क्या है यहाँ पे, टाइम सेव्ड शॉर्ट में लेना, तो इसको टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इंटू जो उसको पैसे मिलने हैं, ये दोनों चीजें तो सेम है, ठीक है, जो भी टाइम टेकन इंटू रेट। अब उसमें उसे गारंटीड बोला हुआ है तो टाइम टेकन में क्या आ जाएगा उसका, गारंटीड 48 आवर्स भी उसको गारंटीड किए हैं, 48 आवर्स उसने काम भी किया है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो 48 आवर्स ही उसे गारंटी किया है, 48 आवर्स उसने करा हुआ है, बस तो बात खत्म। तो उसका मिनिमम गारंटी का भी चक्कर नहीं, अगर कम होता 40 आवर्स होते तो भी फिर 48 के हिसाब से देना पड़ता, क्योंकि 48 की उसको गारंटी करी हुई हमने, वो ध्यान रखना है अगर आ जाए तो, ठीक है, क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट, नॉर्मल आइडियल टाइम इज, ये जो नॉर्मल आइडियल टाइम होता है, ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नॉट इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेपरेटली शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नॉर्मल आइडियल टाइम। तो नॉर्मल आइडियल टाइम क्या होता है, जो नॉर्मली जो लेबर जो है वो नॉर्मली हर जगह पे उसको इतना की आइडियल टाइम जो है वो लग जाता है, जैसे ब्रेक लेगा वो थोड़ी बहुत, है ना, फिर लंच टाइम, ऐसी नॉर्मल सी सारी एक्टिविटीज, है ना, नॉर्मल आइडियल टाइम बोलते हैं, जो कि नॉर्मली किसी भी काम में आप करेंगे तो 8 घंटे का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि 8 घंटे ही काम करेगा बंदा, कुछ नॉर्मल तो ब्रेक्स होंगी, कुछ जेन्युइन चीजें तो होंगी, तो वो जेन्युइन चीजों से रिलेटेड होता है आइडियल नॉर्मल टाइम। तो ऐसा नॉर्मल टाइम जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस से ही रिलेटेड है, तो इसलिए उसको क्या करेंगे, इट इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
अब लेबर को आपको काम में लेना है तो उसको लंच ब्रेक भी देना पड़ेगा, चाय पानी का भी ब्रेक देना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ और जेन्युइन सी ब्रेक्स हो जाती हैं, है ना। तो वो सारा क्या होगा, वो इट इज नॉर्मल आइडियल टाइम एंड इट ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये ध्यान रखना है। उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालना, जैसे हमने वो किया था नॉन अवेलेबिलिटी, स्ट्राइक आउट, स्ट्राइक्स हो गई तो उसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हुई तो उसको यहां डालते हैं। लेकिन ये जो है नॉर्मल है, इसको आप क्या डालेंगे, इट विल बी ट्रीटेड एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ अ फैक्ट्री, मटीरियल यूज्ड 20,000, डायरेक्ट लेबर 10,000, ओवरहेड 75,000। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं। ऑन एन ऑर्डर, एक ऑर्डर आया, कैरिड आउट इन अ डिपार्टमेंट, मटीरियल कंज्यूम्ड इज इतना, वेजेस पेड इज इतना, द अमाउंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट चार्जेबल टू ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट। ये आपको जर्नल जो यूसेज है वो दी हुई है। फिर बोला एक ऑर्डर है जिसमें मटेरियल इतना लगा है, लेबर को पैसा इतना दिया है, तो बताओ इसमें ओवरहेड कितनी होगी, मतलब इसके हिसाब से बताओ ओवरहेड कितना लगेगा, और बेसिस जो बोले हैं प्राइम कॉस्ट बोलिए। तो प्राइम कॉस्ट का वैसे जो फॉर्मूला होता है वो तो होता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस कोई और अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये होता है। पर यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंस तो दे नहीं रखे, तो प्राइम कॉस्ट आपको निकालनी है दोनों ही केसेस में, मतलब ये जर्नल वाले केसेस में बनी 30,000, डायरेक्ट लेबर मटेरियल दोनों को ऐड करके 30,000, और इसकी बन गई 2,000 और 4,000 यानी कि 6,000। अब सिंपल सा हमें यूनिट, ये जो 75,000 है ये कॉस्ट, ये आपको दे रखी है 30,000 यूनिट की, तो 30,000 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। और 30,000 से डिवाइड करके ये 1 की आ जाएगी, है ना, 1 यूनिट की आ जाएगी, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 6,000 से, सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगाएंगे। ये 75,000 30,000 यूनिट के हिसाब से है, बन रही है। 30,000 प्राइम कॉस्ट अगर है तो उसके हिसाब से 7,500 जो है ओवरहेड कॉस्ट बनती है, तो उसको 30,000 से डिवाइड किया, इंटू कर दिया 6,000, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी 6,000 के हिसाब से। और हमसे यही पूछा हुआ है, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट ये जो है 30,000 के हिसाब से है, 6,000 से मल्टीप्लाई किया तो इसको क्या हो गया, ये आपकी कॉस्ट आ गई जो इस ऑर्डर के लिए लगनी थी, जो कि सॉल्व करके आपकी आ जाएगी 1,500। तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, ए इस केस में 1,500 जो है वो आपकी कॉस्ट है। इसमें कैसे आई, सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगा के। तो क्वेश्चन देख के ऐसे घबराना नहीं है, सिंपल सा यूनिटरी मेथड है। अगर आप वैसे भी रीड करो, अकाउंटिंग ना भी आती हो, तो बस ये है कि प्राइम कॉस्ट पता होनी चाहिए, है ना। प्राइम कॉस्ट कि अगर इसमें अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस भी दिए होते तो वो भी इसमें ऐड करने पड़ते, बट नॉट एन इशू। ऐसे कोई सिंपल से कुछ क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तो वो मैंने आपको डाल दिए, ठीक है। और वैसे जो आपका जो बेसिक ही आएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ। तो आपने अगर न्यूमेरिकल्स भी जो मैं करवाता हूँ तो उसके आसपास के ही न्यूमेरिकल्स करने हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल्स करने नहीं लग जाना है, बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं करना है। तो शॉर्ट करके आपके लिए जो मैं लाता हूँ इसको आप अच्छे से कर लेंगे तो दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अब वेज रेट दिया हुआ है 150 पर लेबर, टाइम अलाउड दिया है 20 आवर्स, टाइम टेकन है 15 आवर्स। अब हेस्ले प्लान के अंदर कहता है बताओ कि कितनी बनेगी टोटल अर्निंग बंदे की, हेस्ले प्लान के अंदर पूछ रहा है। अब तो अब इसके लिए वही प्लान का पता होना चाहिए। अगर आपको प्लान पता है हेस्ले, फिर तो कोई मुश्किल है नहीं। देखो T/R तो उसमें भी था, रोन में भी था, इसमें भी डाल दिया हेस्ले में भी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना है, T/R के बाद परसेंटेज होती है यहाँ पे ना कुछ, स्टैंडर्ड माइनस टाइम टेकन इनटू रेट, ये होता है, ठीक है। ये आपका हेस्ले प्लान के अकॉर्डिंग
जो है बोनस का फॉर्मूला होता है। टी मीन्स टाइम टेकन, आर मीन्स रेट पर आवर, एस मीन्स स्टैंडर्ड टाइम। तो इस क्वेश्चन में तो सीधे सीधे दे रखे हैं, देखो रेट पर आर तो 1.5 वैसे ही दे रखा है, दे रखा है ना 1.5, तो 1.5 यहां आ जाएगा और 1.5 यहां आ जाएगा। टाइम टेकन भी 15 आवर्स दे रखा है, तो 15 आवर्स यहां आ जाएगा, 15 आवर्स जो है वो यहां आ जाएगा। फिर क्या दे रखा है, 20 आवर्स कहता है अलाउड है, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम है, वो यहां डाल दो। अब क्वेश्चन में क्या नहीं दे रखा, ये परसेंटेज नहीं दे रखी कि कितनी परसेंट है। तो अगर ये ना दे रखी हो हेस्ले प्लान में तो आपको याद रखना है, आपको 50% लेना है इसको, तो 50% पुट कर दो, वरना परसेंटेज दी होती तो वही परसेंटेज हम इसमें यूज कर लेते। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर देखो, ये तो आ जाएगा 22.5 प्लस उधर से जब आप सॉल्व करोगे तो ये पहले आ जाएगा, देखो 50% है 5, 2.5 इंटू 1.5, और फिर इसको सारे को सॉल्व करके ऐड करके निकालो जरा कितना आंसर आता है फटाफट से। ठीक है जी, तो इनमें से एक आपका आंसर आ जाएगा, जो एग्जैक्ट आंसर है आपका वो आना चाहिए 26.25, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। तो ये आपका जो है टी इंटू आर, 50% ऑफ एस माइनस टी आर, तो ये जो चीजें हैं ये आपकी क्या है, ये जो है ये प्लान है, किसका, हेस्ले का प्लान है। तो इस प्लान को में आपने सिर्फ सिंपल, ऐसा सिंपल सा ही आएगा, प्लान पता है, फॉर्मूले में डालो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 26.25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ओवर टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग अर्जेंट ऑर्डर्स, द ओवर टाइम प्रीमियम शुड बी चार्ज टू। कहता ओवर टाइम लग गया, अब क्यों लगा है ओवर टाइम, ओवर टाइम इसलिए लगा है कि अर्जेंट ऑर्डर आ गया था। अर्जेंट ऑर्डर कौन देता है, कस्टमर देता है। अब उसके हिसाब से आपसे पूछा है कि रिस्पेक्टिव जॉब में डालना है उसको, ओवरहेड कॉस्ट में डाल दें, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दें, या ऊपर में से कुछ भी ना करें। तो आपको ये समझना है कि ओवर टाइम जो है किस वजह से हो रहा है। ओवर टाइम जो है उसमें हमारी गलती कोई नहीं है, अर्जेंट ऑर्डर आ गया कस्टमर से, या कोई ऑर्डर है जो जॉब रिक्वायरमेंट है वही अर्जेंट है। तो इन दैट केस जो जॉब है, जो रिस्पेक्टिव जॉब है उसी को डाल देंगे ना, उसी कस्टमर को ही डालेंगे हम, या उसी क्लाइंट को, या जो भी है जिसने भी आपको ऑर्डर दिया है, या रिस्पेक्टिव जॉब कह सकते हैं उसको, या जिसने ऑर्डर दिया है उसी के अकाउंट में आप डालेंगे ना, उसी ऑर्डर के अंदर ऐड करेंगे उसको। क्यों, क्योंकि वैसे तो हमें ओवर टाइम की जरूरत नहीं थी, पर ओवर टाइम की रिक्वायरमेंट पड़ी क्यों है, क्योंकि इन पर्टिकुलर उसी जॉब की वजह से, या इन पर्टिकुलर उसी क्लाइंट की या कस्टमर की डिमांड होगी, तो इस वजह से ऐसा लगा। तो इसलिए रिस्पेक्टिव जॉब पे ही हम उसको चार्ज कर देंगे। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। ठीक है, आपकी लेबर कॉस्ट से रिलेटेड। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में मोस्टली जो आपको आ सकते हैं वो टॉपिक्स तो मैंने कवर कर दिए हैं। इन केस आप कोई टॉपिक करना चाहते हैं तो वो मुझे आप जो है वो बता सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो मैं आपके लिए MCQ सेशन एक कंडक्ट कर दूंगा, 1 या 2 जो भी रिक्वायर्ड होंगे। तो मोस्टली जो कॉस्ट अकाउंटिंग से चीज़ें आ सकती हैं वो हमने कवर कर ली। स्टिल इफ़ यू वांट कि कुछ कवर करना है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन जो है वो ट्रैक पे रखो। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।